हाँ, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म कर लिया। आज हमारा कौन सा मेथड है जो हमें स्टार्ट करना है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सो अभी जो हमारा आज मेथड है वो कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही इजी क्लास है आज की एंड बहुत ही लाइट सी क्लास है। आपके नोट्स खोल लें? नोट्स भी रहने दो अभी, ये खोल ही लो, चलो नोट्स तो खोल लो साथ साथ, ठीक है। ऑल दो क्लास जो है आज मुझे लगता नहीं है हमारी पूरी 1 घंटे की भी होगी। हाँ, वैसे 15 मिनट चले गए तो हो सकता है हो ही जाएगी, ठीक है। तो क्लास जो है बहुत इजी है। अब एक्सपेंडिचर मेथड से जब हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या इलास्टिसिटी का मतलब बदलेगा? क्या मेथड बदलने से इलास्टिसिटी का मतलब बदलेगा? नो, नहीं, है ना। इलास्टिसिटी का जो मतलब है वो तो वही रहेगा, ठीक है। और जैसा हर्षित ने अभी बोला कि नहीं, तो हर्षित मतलब भी बता देगा एक बार रिवाइज कराने के लिए। तो हर्षित, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंक्रीज ऑफ द चेंज इन द प्राइस, डिग्री ऑफ हाँ हाँ, सर चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, देखो हमेशा देखो रटना नहीं है हर्षित, सिंपल सी बात है, डिमांड में चेंज आया किसी और चीजों की वजह से। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया क्या? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। सर ठीक है लेकिन हर्षित? हाँ हाँ हाँ, बोलो। जो क्वेश्चन में वो लिखा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो निकाल दो तुम सर, हाँ, इलास्टिसिटी प्राइस है। इलास्टिसिटी, हाँ तो तुम वो बिल्कुल ठीक है, मैं उस डेफिनेशन को गलत बोलता भी नहीं, बट तुमने बोल दिया डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो वो नहीं बोलना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलना है पहले, ठीक है हर्षित। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो आया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, राइट। तो सबसे जब भी क्वेश्चन आता है राइट, ना तो उसको दिमाग में हिंदी में बोल ओके लेना है अपने को, ठीक है। अगर अपन ने हिंदी में बोल लिया ना कि भाई ये चीज है, तो उसको हम इंग्लिश में सही लिख ही देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, सो उसके बाद हमने करा 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज होती थी। 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज जल्दी से विधि मेरे को रिवाइज कराएगी, कैसे कैसे होती थी? पांचों की पांचों डिग्री विधि रिवाइज कराने वाली है अभी। पहली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती थी जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी 0 के इक्वल होती थी। दूसरी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती थी जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती थी। तीसरी यूनिटरी इलास्टिक होती थी जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। चौथी रिलेटिवली इनइलास्टिक जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। और फिफ्थ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। बहुत ही बढ़िया। और अभी अदिति बताएगी कि यूनिटरी इलास्टिक के डिमांड कर्व की शेप क्या होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अब मेरे को बताएगा उत्कर्ष की कौन सा डिमांड कर्व स्टीपर होता है और कौन सा फ्लैटर होता है। सर वो क्या पूछा, दोबारा बोलो। कौन सा डिमांड कर्व स्टीपर होता है, कौन सा फ्लैटर होता है? रिलेटिवली इलास्टिक वाला फ्लैटर और दूसरा वाला स्लीपर। स्लीपर नहीं, स्टीपर। जो भी है समझ गए ना। ठीक है, सो हाँ, उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की शेप क्या होती है वो मेरे को तान्या बताएगी। Sir, parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, X-axis. राइट। और हर्षित बताएगा मेरे को, क्या बताएगा हर्षित? परफेक्टली इनइलास्टिक की शेप क्या होती है? सर वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और अर्पिता बताएगी कि क्या ये सारी की सारी चीजें, अर्पिता को भी इसके आंसर्स पता थे? यस सर। और दीक्षा को भी ये सारी बातें पता थी, है ना दीक्षा? यस सर। ठीक है, तो आज एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, इजी सा मेथड है, राइट। सो सबसे पहली बात तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो हम रिलेशन देखते हैं वो किसका देखते हैं? इलास्टिसिटी का मतलब वही रहता है, बट हमें जो रिलेशन जिससे आंसर मिलता है वो पता लगता है बाय सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन
price and the total expenditure and the total expenditure. प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में हम रिलेशन देखते हैं और उसके बेसिस पर हम 3 डिग्रीज हमारी इलास्टिसिटी की होती है। साइड में क्यों लिख रहा हूं आज, राइट एक होती है हमारी इनइलास्टिक, एक मिनट गाइस, ठीक है, हाँ इतना नोट करो, एक मिनट मैं अभी आया, राइट। सो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम इलास्टिसिटी देखते हैं बाय सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो इसके अंदर हमारी 3 इलास्टिसिटी होंगी, एक होगी इनइलास्टिक, एक होगी इलास्टिक और एक होगी यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो एक्सपेंडिचर मेथड। डाली सबने हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ये तुम लोग हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा हाँ जवाब देना तो क्या, हाँ जी सर। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर मेथड हेडिंग डाली, उसके हाँ बाद जी। लिखो एक्सपेंडिचर मेथड इंडिकेट्स, expenditure method indicates direction of total expenditure of a consumer. Expenditure method indicates direction of total expenditure of a consumer. सर रिपीट करो एक बार। Expenditure method indicates direction of इसको लिखो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर, डायरेक्शन ऑफ change in total expenditure of a consumer when price of a commodity changes, when price of commodity changes. सेकेंड पॉइंट बना के लिखो, it is also known as total outlay method. It is also known as total outlay method. आउटले का मतलब भी एक्सपेंडिचर ही होता है मोर और लेस, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर मेथड हो या टोटल आउटले मेथड हो, दोनों ही केसेस के अंदर एक ही बात है, मतलब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। सो इट इज आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड, मतलब इट इज आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड, ठीक है। उसके नीचे ये फ्लो चार्ट बनाओ ऐसा 3 करके, इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। एंड हो सकता है कि किसी के स्कूल वाले मे भी ये टॉपिक छुड़वा दें, सो आई एम नॉट श्योर। हमारे में मैम ने बोल दिया था नहीं करवाएंगे। हाँ मतलब मैं देखो वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है,
तो यही है 11th में ना, ये थोड़ा सा देखो पंगा रहता है, हर सब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा ये पंगा कि कोई कराएगा कोई नहीं कराएगा। अगर आपको तो अर्पिता उस हिसाब से, अगर आपके टीचर ने ये कह दिया है तो मेरा जो आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है वो भी नहीं करा, वो भी मना कर दिया होगा टीचर ने, पॉइंट इलास्टिसिटी या ज्योमेट्रिक मेथड, वो भी मना कर दिया तो होगा, फिर है हम ना? करते नहीं है ना। ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं वही बोलूंगा, क्लास अटेंड करो, कुछ तो सीखोगे ना क्लास से, कुछ वेस्ट नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ये बात तुमको सिखा दूंगा मैं 11th में 12th में, राइट? जब तक मेरे से कांटेक्ट रहोगे उसमें दिखा दूंगा, कुछ वेस्ट नहीं जाता। वो देखो वो परसेंटेजेस जो तुम मेरे से पूछ रहे थे, नहीं गई ना वो वेस्ट, मेरी काम आ रही है ना मेरे को अभी भी, जो मैंने सीखी थी। सो ये हेडिंग डाली सबने? यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, तान्या की आवाज आ रही है, बीच में एक बार हर्षित की भी आई है, उत्कर्ष की भी आ जाती है थोड़ी बहुत। ये विधि की आवाज नहीं आ रही, अदिति तो साइलेंट प्लेयर है, ठीक है? सो अदिति की भी आवाज नहीं आ रही। सर नहीं, अदिति हूँ मैं। अभी तो तान्या थी, इससे पहले अदिति अब आई है। सो अब चलो ठीक है, अब देखते हैं कि इन तीनों को इन्होंने क्लासिफाई किस तरह से करा हुआ है। मान लेते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो है कितना, 10 रुपीज पर यूनिट। उसका जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज पर यूनिट, राइट? उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड हम कर रहे हैं, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है, आपको पता है ये चीज, जो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं वो कितनी है, 10 यूनिट्स। तो हर्षित हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? सर 100 रुपए। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मान लो कि इसका प्राइस हो गया कम और इसके ऊपर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर भी हो गया कम, इसका मतलब वो कितनी यूनिट्स ले रहा है? अब कितनी 10 यूनिट्स ले रहा है हर्षित? अब 10 अभी भी वो ले रहा है क्या, 10 यूनिट्स। मतलब प्राइस कम हुआ, राइट, एंड टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। ये पॉसिबल कैसे जब प्राइस कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड सेम है? एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब ये सबसे अच्छी बात है, हर्षित ने ये नोटिस किया और बहुत जल्दी ये नोटिस किया। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आता कि इस बच्चे के न्यूमेरिकल्स इतने गलत कैसे हो जाते हैं होमवर्क वाली शीट में, ठीक है? तो हाँ, तो हर्षित वही चीज है कि जब ये जो चीज है, हमारे ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। क्या होती हैं हमारी कुछ एक्सेप्शंस, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, हाँ वो राइट? तो जहां पर लॉ ऑफ डिमांड है ना, वो टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है? मैंने बिल्कुल थियरी वाला है। अच्छा हाँ, क्या हर्षित? मैंने करा पानी टेक स्कूल द में किया होगा, अच्छा अच्छा, है ना? हाँ नहीं सर, मामी ने पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होती है ना, तुम कह सकते हो कि ये उन एक्सेप्शंस में से, हमें नहीं पता ये गुड एक्स है तो ये गुड एक्स कौन सा है, मान लो ये लग्जरी गुड है या फिर ये नेसेसरी गुड्स है, ठीक है? जो सारे आपने उसमें पढ़े होंगे, बट हमें इतना पता है कि इसको देखकर कि ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। और ये मेरे को बढ़िया लगा कि ये इतनी जल्दी पॉइंट आउट किया हर्षित ने, ठीक है? मैं एक्चुअली मैं पूरा बताने के बाद पूछने वाला था कि किसी को कुछ अजीब नहीं लगी यहाँ पे चीज, तो ये अच्छा लगा मुझे, ठीक है हर्षित? तो ये जो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है ये क्या है, ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, एवरी हमें टाइम नहीं पता कि वो क्यों नहीं हो रहा। हाँ हर्षित? हर बार सर इन इलास्टिक डिमांड में हर बार एक्सेप्शन आएंगे। सर ये नहीं एक्सेप्शन नहीं नहीं, कैसे ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं है। इनलास्टिक डिमांड्स में तो हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम ही रहती है, चाहे प्राइस बढ़ता घटता रहे। हाँ वो बिल्कुल तो ठीक ये है एक्सेप्शन उत्कर्ष, कैसे है? एक्सेप्शन इस तरह से, हाँ वही वाली बात हम कर रहे हैं कि ये जो इसने बोला ना हर्षित ने कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर ना कहीं पर भी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं लिखा हर्षित, है ना? क्या है सर? ना? सॉरी उत्कर्ष, उत्कर्ष यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं लिखा है ना, हाँ है ना? और दूसरा यहाँ पर जो हम रिलेशन देख रहे हैं वो किसके बीच में देख रहे हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, राइट? ठीक है सर। और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारा जो अपना एंगल है उत्कर्ष वो कुछ हद तक ठीक है, वो कंफ्यूजन हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो हर्षित तुमने कहा कि भाई यहाँ पर हमेशा ही ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। रुको,
ये 7 भी हो सकता था, तो ये कितना हो गया, पर वो इंक्रीज हो 56 गया हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड तो, राइट। अगर नहीं, प्राइस कम हो वही रहा हम तो। कह रहे हैं, जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। मान लो ये नमक है, ठीक है, या फिर मान लो कोई लग्जरी गुड है, ठीक है, ये जो चीजें होती हैं ये एक्सेप्शंस होती हैं, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर फॉलो नहीं करता। जो लोग महंगी चीजें खरीदते हैं, वो महंगी चीजें कब खरीदते हैं, जब वो और महंगी हो जाती हैं, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर देम, राइट, है ना अर्पिता? कि जब कोई चीज अगर हमारे लिए इज्जत के लिए बनी हुई है तो वो हम कब खरीदेंगे? अब मान लो कि अगर कोई लग्जरी कार है, वो लग्जरी कार इंसान इसलिए ही खरीद रहा है क्योंकि वो महंगी है। अगर वो सस्ती होगी तो अमीर लोग उसको नहीं खरीदेंगे, राइट। सो जब जब हमारा इनइलास्टिक डिमांड दिया हुआ होगा इधर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, तो और कोई रास्ता ही नहीं है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन का, अगर क्वांटिटी इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन ना हो। मैं कह रहा हूं कि इनइलास्टिक डिमांड हमेशा होगी whenever there is a direct relation, whenever there is a direct relation between price and total expenditure, एंड टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन तभी हो सकता है जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में भी डायरेक्ट रिलेशन हो। एंड जब जब ऐसा डायरेक्ट रिलेशन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में होगा, हमें पता है कि वो लॉ ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं, वायलेट कर रहा है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई? यस सर। है ना, राइट, ओके। एंड इसका पता है एक और भी तरीका है, इसका एक और तरीका क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 10 100, ये लो, एक एक्सेप्शंस के बिना का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, बोलो उससे तुम्हारी कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा सा ज्यादा देखने में, है ना? तो हमने कहा क्या कि भाई जब प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, टोटल एक्सपेंडिचर 100 है, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड भी प्रॉपर हमारा फुलफिल हो गया, एंड उसके अलावा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। नाउ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सबसे मेन चीज है एक्सपेंडिचर मेथड में, अगर ये देख लिया तो सब हो गया। ठीक है, सो इनइलास्टिक डिमांड के नीचे ये स्केड्यूल बनाओ, इनइलास्टिक डिमांड के नीचे ये स्केड्यूल बनाओ। ये वाला बनाया या जो पहले बनाया था? ये वाला बना लो, ये वाला बना लो, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी ना बिल्कुल भी। सर क्या करना है? इनइलास्टिक डिमांड जो लिखा हुआ है ना, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, हाँ उसके नीचे ये स्केड्यूल बनाओ। ओके। मेरे को दीक्षा, तुम क्लास तो ले रहे हो ना, मुझे डाउट हो रहा है ये कहीं चली गई है ये। नहीं सर, यहीं पर हूँ। फिर ठीक है। और हाँ, एक और चीज, जैसे स्कूल वाले ये टॉपिक नहीं करा देना, सो इसके अंदर मतलब मैं इवन कहूंगा कि स्कूल वाले थोड़े ठीक हैं अगर किसी के नहीं करा रहे, बिकॉज इतना ज्यादा यूज होता भी नहीं है ये मेथड, इतनी डिटेल सर बस इसी चीज में के नहीं, लिए हमें हैं। पता नहीं है 3 डिग्रीज में। हाँ सॉरी, वो कॉल आ गया था। सो हाँ, तो ये जो हमको चीजें बताता है ये 3 डिग्रीज में बताता है, और जो परसेंटेज मेथड है वो हमें 5 डिग्रीज के अंदर चीजों को बताता है। तो इस वजह से ज्यादा बेटर जो है वो परसेंटेज मेथड ही होता है कहीं ना कहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमें टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस पता होता है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड तो निकाल ही सकते हैं, है ना, हमेशा। सो दैट्स व्हाई परसेंटेज मेथड एक ज्यादा बेटर मेथड है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। सबने ये बॉक्स बना लिया? Yes, sir. ठीक है, तो उसके नीचे लिख लो when there is direct relationship between price and total expenditure, when there is direct relationship between price and the total expenditure of a consumer, और इससे पहले लिखना अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, वैसे तो पता लग रहा है उससे, बट फिर भी लिख लेना अंडर या इन एक्सपेंडिचर मेथड, whenever there is a direct relationship between price and the total expenditure, demand is said to be inelastic. Demand is said to be तो रिपीट कर दो एक बार। in expenditure method, whenever there is direct relationship between price and quantity demanded, between price and, sorry मैं लिख रहा था, between price and total expenditure, demand is said to be inelastic. ठीक है, ओके। सो अब मेरे को बताओ इस हिसाब से, अब मुझे लगता है तुम्हें खुद ही थोड़ा सा समझ में आ गया होगा इलास्टिक डिमांड क्या होगा। क्या होगा इलास्टिक डिमांड? When there is direct relation between quantity demand and total expenditure. क्या शायद नहीं, फिर से एक मिनट रुको। सबसे पहले तो हर्षित, डायरेक्ट रिलेशनशिप तो तुमने बोला, वो तो चलो गलत बोला, ठीक है। तुमने किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला? यही करते हो तुम जल्दी जल्दी में, क्वांटिटी डिमांडेड। सर वो थोड़ा वहाँ प्राइस तो मेरे को लगा क्वांटिटी डिमांड होगा। नहीं, अब इसका होगा जो अभी आई गेस दीक्षा बोलने वाली थी, या कौन बोलने वाला था? अभी कौन बोल रहा था? मैं ही बोल रही थी। हाँ दीक्षा, तो दीक्षा बोलो क्या बता रहे थे? When there is a inverse relationship between the price and the total expenditure, then the demand is said to be elastic demand. हाँ देखो, मैंने हर्षित पहले ही बोल दिया, रिलेशनशिप किसके बीच में देखना है? सिर्फ प्राइस और किसके बीच में? ठीक है ना, तो ये गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, राइट। सो अब हमारा क्या हो जाएगा, जब when there is a inverse relationship, मतलब प्राइस जो है वो कम हो रहा है और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रहा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या हो गया, हमारा प्राइस 8 हो गया एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो गया, हमारा बढ़ गया, वो 120 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, अगेन कितनी हो जाएगी? 15 ही होगी ना। ठीक है, तो सबको समझ में आया? when there is inverse relationship between price and the total expenditure, then demand is said to be elastic. कौन से मेथड में? एक्सपेंडिचर मेथड में। सबको समझ में आई ये चीज? Yes, sir. ये बाकी इतने सुस्त क्यों है भाई? है क्यों? बंद कर दो सब एसी बंद कर दो, सब सो रहे हो तुम। इस बॉक्स को बनाओ और वो स्टेटमेंट लिखो जल्दी से, एकदम फटाफट। लिख दी। बॉक्स भी बना लिया ये? हाँ जी। सबने कर लिया? बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ही होगा ना? हाँ, हमेशा रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो सबसे पहले लिखा है ये हमेशा सेम रहेगा।
बस कैसा रिलेशनशिप होगा उसी पे है। और पता है क्या, देखो रिलेशनशिप हमेशा 3 ही होते हैं, डायरेक्ट, इनवर्स या कांस्टेंट। और इसी के साथ मैंने तुम्हें तीसरा वाला बता ही दिया क्या होगा। ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? सर ठीक है, तो अब अर्पिता बताएगी कि उसको क्या लगता है कि भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि इसमें जो मतलब चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों सेम रहेंगे। तो दोनों सेम ही रहेंगे। क्या लगता है क्या होगा यहाँ पर? मतलब Price- एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, हाँ, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। हाँ। एग्जैक्टली ठीक है। तो देखो, जब मैंने बोला प्राइस और प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, तो वो हो गया इनइलास्टिक। ठीक है, सॉरी, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, वो हो गया मेरा इलास्टिक। प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, वो हो गया इनइलास्टिक। प्राइस बढ़े या फिर कम हो बट टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहेगा, तो वो हो गया मेरा यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब मेरा, अगर इसको वो कर लेते हैं, एक मिनट, डस्टर कहाँ गया, ये रहा। थोड़ा अच्छा सा डिजिट ले लें यहाँ पे। सर यही ले लो ना, तो फिर प्राइस 10 होगी और क्वांटिटी डिमांड 5 होगी। वो ना बहुत अनरियलिस्टिक सी फिगर बन जाती है कई बार। सर इसमें भी अगर ये वाला लेंगे तो हम कम होगी, हाँ, तो इसमें उसके अंदर चक्कर क्या है, जैसे मैंने अभी लिया था ना 10 10 और 100। दूसरे में दोनों कम हो जाएंगी। हाँ, अब मान लो मैंने यहाँ पर भी 100 ले लिया, राइट? तो 10 से बाद 100 का जो मल्टीपल है ना, वो 5 ही आता है। तो नहीं, ये पर थोड़ा सा 25 और 4 ले सकते हैं, क्या ले सकते 25 हैं? और 4 ले सकते हैं ना। हाँ, मैं एक्चुअली, हाँ भाई 25 भी ले लो, वो गैप बहुत ज्यादा सा नहीं हो जाता? मतलब मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था वो, मेरा ये लेने का मन करा, तुम वो ले लो, एक ही बात है। ठीक है, वो मेरे को लगता है कई बार गैप जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो ज्यादा अनरियलिस्टिक लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत ऐसे अच्छा सा लग रहा था ये मेरे को, तो ये ले लिया। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ऐसा सा ही हूँ वैसे, मेरे को ना डिजिट्स भी अच्छी जो लगती है मैं वो ले लेता हूँ, जो नहीं लगती है वो छोड़ देता हूँ। तो तुमने जो कहा 10 10 100 हम ले रहे थे अब तक, तो वहां भी यहाँ 10 10 100 ले लो, और उसके बाद वही 25 4 ले लो, फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर वही रहेगा। या फिर प्राइस को 5 ले लो और क्वांटिटी डिमांडेड को 20 ले लो, तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 100 रहेगा। यही बोल रहे थे ना हर्षित और अर्पिता आप? जी सर। है ना? हाँ, तो कहने का मतलब है मेनली क्या, कि व्हेन देयर इज, यहाँ पर क्या था, इनवर्स रिलेशन, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो थर्ड हेडिंग डालो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, थर्ड हेडिंग डालो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उल्टा यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमने नॉर्मल वाले में भी नोट नहीं किया था ये वर्ड, तो यू कैन अवॉइड दिस वर्ड। सो ये बॉक्स बनाओ, एंड बॉक्स बना लिया तो मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या लिखना है। when total expenditure remains same when total expenditure remains same when total expenditure remains same irrespective of change in prices, irrespective of change in prices, demand is said to be, demand चेंजिंग is, प्राइसेस कैसे होगा? चेंजिंग प्राइस इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा ना। नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड तो हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं ना अर्पिता, हम रिलेशन किसके बीच में देख रहे हैं? पर अगर हम इसमें ये बोल रहे हैं ना कि चेंज इन प्राइसेस, तो इसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखेंगे हम? नहीं नहीं, क्यों? अरे ये एकदम से क्वेश्चन कैसे आ गया? अभी तो हमने यहाँ पर करा इनइलास्टिक और इलास्टिक, कहाँ पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड की कोई भी बात करी थी? हाँ सॉरी। नहीं करी ना। हमें सिर्फ और सिर्फ, देखो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड का कॉलम है ना, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे को दिखाने के लिए बनाया है कि हम क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, राइट? यस सर।
सो हमें एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर रिलेशन देखना ही सिर्फ किसके बीच में है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. So when total expenditure of a commodity remains same irrespective of change in its total expenditure of a consumer remains same irrespective of a change in prices, demand is said to be unitary elastic. Demand is said to be unitary elastic. Right? सबको समझ में आया ये? हाँ जी सर. यस सर. हाँ तो सर. अब देखो ध्यान से सोचो, जो हमने न्यूमेरिकल्स करे थे उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स थे ना, मतलब आई मीन 2-3 न्यूमेरिकल्स थे ना जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, हाँ जी सर. है ना? हाँ. तो अब बच्चे हमारे ओवर स्मार्ट बनने के लिए क्या कराते हैं, देखते हैं अच्छा ये डायरेक्ट रिलेशन है, इन इलास्टिक डिमांड लिखाते हैं, जबकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है. तो ये गलती आपको नहीं करनी. अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने को लिखा है तभी एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा. जस्ट बिकॉज उस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं करोगे. इसलिए मैंने ये बॉक्स इस तरह से बनाए हैं जिससे आपको पता लग जाए जब जब एक्सपेंडिचर, अब तो आपको न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हो, जब जब टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता है आप क्वांटिटी डिमांडेड निकाल सकते हो. एंड अगर आपके पास ये इतना पोर्शन आ जाता है तो इसका मतलब आप हमेशा परसेंटेज मेथड लगा सकते हो. राइट? ये चीज पता है सबको? क्लियर है एकदम? ठीक है. तो ये चीज सबको ध्यान रखनी है. मैंने पहले भी बताया था, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, तब तक आपको ये यूज नहीं करना. ओके? ओके ओके. यस सर. ठीक है, तो ये रब कर दूं? हाँ सर. आपकी मर्जी सर. सही में सही में? कितने भोले बच्चे की तरह बोल रहे हैं. सही में? और आपको क्या लगता है हम लोगों को कोचिंग में पढ़ने को कब मिलेगा सेंटर पे आके? सर आप तो कल ही, 12th में. मैं तो आ जाऊंगा. हाँ ये देखो, ये हाथ तो इस टाइम सबका ही है हर्षित, बट बात वही है, कर क्या सकते हैं. लोग बेकार बेकार सी चीजों के लिए घूम रहे हैं, हम तो फिर भी पढ़ाई के लिए मिलने की बात कर रहे हैं. 30 जून के बाद शायद सर खुल जाए. मतलब वही है, जून में सर तो अभी लग ही रहा है सितंबर तक नहीं खुलेगा. ये देखो ये देखो. पर पॉजिटिव सोचे तो क्या पता, मतलब सोचना तो हाँ चाहिए. ऑब्वियसली फिर इसके बाद सितंबर तक कुछ नहीं खुलेगा. पेसिमिस्टिक इंसान. सर ये तो सितंबर तक पढ़ाई तो हो सोच ही रही रही है ना. तो बच्चे कैसे तो नहीं पूरा कर साल रहे? लेके चल रहे हैं, पूरा साल नहीं कुछ खोलना. ये देखो. हाँ, और ये दीक्षा कह रहे हो पढ़ाई तो चल ही रही है. हाँ देखो, हाँ. पढ़ाई चल रही है ना, बट बच्चे पता है कैसे हैं? बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासेस के अंदर, कई क्लासेस के सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अपनी शक्लें वकलें दिखाते नहीं है, तो इंटरेक्टिव नहीं हो पाती. मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ. हाँ जी सर. बच्चे बहुत ही खराब होते हैं. हम अच्छे बच्चे सर. हाँ सर बिल्कुल. सर है ना? डायरेक्टली. बहुत. कौन बोला है सबसे पहले डायरेक्टली ना बिल्कुल? कह के इनडायरेक्टली कह रहे हो बस आप. तो बच्चे इतने खराब खराब है ये कि क्या बताऊं मैं. तो इस सर वजह हमने से तो लगता है करा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हाँ, एक दो बच्चों में कभी कभी कुछ अच्छा बनने का वो आता है कि चलो हम आज अच्छे बनेंगे. सर हम तो तो मैं बिल्कुल भी हर्षित तान्या की बात नहीं कर रहा हूँ, और कभी कभी अर्पिता की. मैं ऐसा कह ही नहीं रहा कि वो कभी कभी अच्छे होते हैं, कहीं आप सबको लगे कि वो कभी कभी अच्छे होते हैं, उनको बोल रहा हूँ. और मैं बिल्कुल भी विधि, अदिति, दीक्षा और अपना उत्कर्ष, इन सबको मैं बुरा कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है? हाँ सर, समझ रहे हैं हम. तो अब समझ तो हाँ, आता है मैं भी. तो अब ज्योमेट्रिक मेथड करते हैं. ये मेरे को सबसे, मतलब सही बता रहा हूँ, ये बड़ा फनी सा मेथड है. सिर्फ देखते रहना है, यहाँ पे करते हैं, जल्दी से हो जाएगा.
और तुम्हें मैं चलो मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि जब मैं 12th में था ना तो लिटरली इसका क्वेश्चन कैसे मतलब मेरे एग्जाम में नहीं आया था, बट उस टाइम तक कैसे पूछा जाता था। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मेथड यूज क्यों होता है? टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मतलब नॉर्मल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं हम। आज मेरी राइटिंग खराब आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज वो थोड़ी सी मेरे फिंगर में लगी हुई है, राइट। सो उस वजह से राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही। ओके सो हाँ, तो हमने बोला क्या कि भाई पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अगर हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो हमें ज्योमेट्रिक मेथड यूज होता है। अब ये देखो ये निकलती कैसे है इससे। सबसे पहले तो मान लो कोई भी एक डिमांड कर्व है ये हमारा, राइट। ये हमारा एक डिमांड कर्व है, ओके। ठीक है, डिमांड कर्व हमारा ऐसा ही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बिल्कुल ये बात यस सर। yes. है ना। अब देखो मेरे को ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं जो बीच में है, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो निकालनी है इलास्टिसिटी। लेट दिस पॉइंट बी इनको डी को हटा ही देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं लेट से ए, और इस पॉइंट को ले लेते हैं ई, ठीक है। और ये हमारा जो पॉइंट है ये है लेट से सी। अब हाँ, अब ये एक डिमांड कर्व है और उस पे ये पॉइंट है सी। मैंने आपको अभी तक जो भी चीजें बताई हैं डिमांड चैप्टर में, क्या उससे आप किसी भी चीज से आप ये बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कितनी है? बताओ, बता सकते हो आप पर्टिकुलर पॉइंट पर? हाँ जी सर, बड़े प्यार से। बड़े प्यार से कैसे हर्षित? सर जो पॉइंट है उसके पास हमारे वो कोऑर्डिनेट्स तो लिखे ही होंगे उस पॉइंट के। ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेट्स है, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, 4 और 8 या कुछ भी, ठीक है। 4 और 4 है मान लो। तो एक प्राइस हो गया, एक क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। ठीक है, ठीक है। अब ठीक सर है। फिर कैसे, मतलब सर हाँ, अभी आधा अब चेंज इन, अरे अब चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस नहीं है ना हर्षित। हाँ सर, एक दूसरा प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए, मतलब उसका। समझे? यस। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू है, तुमने पी बाई क्यू तो मेरे को बता दिया, डेल्टा क्यू और राइट। डेल्टा पी नहीं है ना। हाँ जी सर। तो मतलब अभी तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं पता जिससे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल सकें, ओके। तो अब ये जो हमारा मेथड है ना, ये हमको पता है क्या कहता है। वो कहता है कि जो भी डिमांड कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पर तुमको इलास्टिसिटी निकालनी है ना, तो देखो कि उस पर्टिकुलर एट पॉइंट सी, या फिर मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। वो कहता है कि भाई इलास्टिसिटी जो निकलेगी ना, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम बात करते हैं पॉइंट, अगर हम बात करते हैं पॉइंट सी की, अगर हम बात करते हैं पॉइंट सी की, तो लोअर सेगमेंट क्या है? सीई है ना, और अपर सेगमेंट क्या है? एसी, राइट। लोअर सेगमेंट क्या है? सीई, एंड अपर सेगमेंट क्या है? एसी। बताओ सबको ये चीज समझ में आई?
यस सर। यस सर। सेगमेंट का मतलब पता है ना, दो पॉइंट जो लाइन बनाते हैं, राइट। सो हमारा जो अपर लोअर सेगमेंट है वो क्या है, सी, एंड अपर सेगमेंट जो है वो क्या है, AC। इस हिसाब से जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, इलास्टिसिटी क्या हो गई हमारी, वो हो गई CE अपॉन AC। एंड बिकॉज CE और AC एग्जैक्टली इक्वल है, ये पॉइंट मैंने मिड पॉइंट लिया था एक्चुअली, तो ये जो पॉइंट लिया था मैंने क्या लिया था, मिड पॉइंट लिया था। अगर CE और AC इक्वल है तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई इलास्टिसिटी, वो आ गई 1। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट A के ऊपर आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ इलास्टिसिटी कितनी है, तो उत्कर्ष बताओ, अगर पॉइंट A का मैं पूछूं कि इलास्टिसिटी कितनी है, तो ये फॉर्मूला लगा के मुझे बताओ लोअर सेगमेंट क्या होगा A के नीचे, ए ही होगा शायद। A ही होगा। अच्छा भाई ठीक है, लिख देता हूं मैं, तुम कह रहे हो तो। और अपर सेगमेंट क्या होगा इसके ऊपर, ए ही होगा। अरे अपर सेगमेंट 0 होगा भाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसके नीचे A ही है, ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊपर ए तो है। अरे A से पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है ना, A पॉइंट का अपर सेगमेंट, A पॉइंट का अपर, A पॉइंट का नीचे। ठीक है सेगमेंट के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, है ना, ठीक है। राइट। तो AE अपॉन 0 कितना आ गया विधि, AE अपॉन 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना, AE अपॉन 0 0, बिल्कुल गलत, इंफिनिटी होगा। infinity not defined। ठीक Not है। defined। तो विधि ये नहीं होना चाहिए थी, ये गलती, राइट। मुझे मजा आया, मैंने फंसाया और आप फंस गए। ठीक है तो सर। AE अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब मान लो इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया B, इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया B, तो मेरे को अब अर्पिता बताएगी कि भाई B का जो लोअर सेगमेंट है वो क्या होगा अर्पिता, BE। BE। और अपर सेगमेंट क्या होगा मेरे को दीक्षा बताएगी। सर पर अगर हम BC भी तो हो सकता है, वो तो नहीं हमें अरे कुछ पूरा नहीं, हमारा डिमांड कर्व, ठीक है ना अर्पिता, डिमांड कर्व का BE है ना, और दीक्षा ने बताया अपर सेगमेंट होगा AB, राइट। अब मेरे को अदिति बताएगी कि भाई BA डिवाइडेड बाय AB ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ये अदिति बताएगी मुझे। सर ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1। सी क्या था, CE, ओके। अच्छा ये ग्रेटर देन 1 क्यों था अदिति, ये ग्रेटर देन 1 क्यों था, सर लेंथ वाइज देखा जाए तो हाँ बिकॉज BE इज ग्रेटर देन AB, राइट। अब मैंने इन दोनों के बीच में मान लो एक पॉइंट ले लिया D। अब लोअर सेगमेंट क्या होगा मेरे को तान्या बताएगी, लोअर सेगमेंट क्या है तान्या, सर DC DE है वो। हाँ मेरी खराब राइटिंग का मजाक उड़ाते हुए तान्या यहाँ पर, ठीक है। सो ये होगा D, और अपर सेगमेंट क्या होगा, AD। देख लो कुछ और लग रहा हो तो अभी भी बता दो। नहीं सर A ही लग रहा है वो। ठीक है, सो D अपॉन AD। अब B अपॉन AD क्या होगा, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर, लेस देन 1 होगा। क्यों होगा लेस देन 1, बिकॉज D इज लेस देन AD, है ना। यस सर। अब उत्कर्ष मेरे को नहीं, उत्कर्ष तो बता चुका शायद, हर्षित बताएगा। तो हर्षित E के अंदर हमारा लोअर सेगमेंट क्या होगा, E पॉइंट पर 0। अपर सेगमेंट क्या होगा, AE 0 अपॉन AE क्या होगा, 0। 0, राइट। तो यही था हमारा पॉइंट ज्योमेट्रिक मेथड। एंड बिकॉज ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं,
इसी वजह से हम इसको पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी या फिर पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। फिर हमें वो भी लिखना होगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाँ रिलेटिव। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब सही। आपका इन्फिनिटी आया तो परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। ओके सर। तो अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा था हमारे टाइम पे एक एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे एक हमें लिखवाया जाता था कि एग्जाम में आ सकता है कि उसका क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ ऐसी होती थी कि टेल ऑल द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी फ्रॉम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। और आंसर पता कैसे होता था? स्टेप 1, take assume one point, let say C, and extend line downward towards x-axis and point E, and one line upwards toward y-axis and point at A. हाँ, वो जैसे Now, मैथ्स के कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, टाइम now पास take any point between A and C, let it be B. Similarly, take any point between C and E, let's say it's D. Now to find elasticity at particular point, use the formula lower segment divided by upper segment. And उसके बाद ये तुम्हारे नोट्स में भी जिस तरह लिखा हुआ है वही चीज है, सिर्फ मैंने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट एक्चुअली हटा दिया है, वो बहुत हमारे पास कैसे बेकार आएगा है। क्वेश्चन? तुम्हारे पास यार मेरे को अभी डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तो ये मेथड कराते हैं या नहीं, राइट? अगर कराया तो स्टेप्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये जो मैंने आज की क्लास में कराया जो नोट्स में है उसी तरह आएगा। मतलब जो सिलेबस कटा है वो इसमें से ये होगा? सिलेबस तो यार तुम्हारा अभी कुछ कटा ही नहीं है एग्जैक्टली देखा जाए तो। स्कूल 11th में तो स्कूल के ऊपर है, तो वो तो स्कूल वाले बताएंगे तुमको अभी। हमारा तो सर अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। हाँ वही ना, वो तो अभी स्कूल बोल खुलेंगे रहे तो हैं कि पता लगेगा। जुलाई में शायद शुरू करेंगे, शायद। हाँ तो वो तब पता लगेगा। सो इतने इसको लिखो, हेडिंग डाल लो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, या सॉरी ज्योमेट्रिक मेथड डालो, हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक मेथड। ये लिखना नहीं था? हाँ मैं लिखवा रहा हूँ ना, पहले लिखो ज्योमेट्रिक मेथड। इतनी बार बोला है, साथ साथ मत लिखा करो, मेरे बोलने के बाद लिखा करो। ज्योमेट्रिक मेथड एंड उसके अंदर लिख लो geometric method of measuring price elasticity of demand. Geometric method of measuring price elasticity of demand is used to geometric method of measuring price elasticity of demand is used to measure price elasticity is used to measure price elasticity at a particular point, price elasticity at a particular point on downward sloping demand curve. On a downward sloping demand curve. Hence, it is also known as point elasticity method. कुछ लोग इसको point method भी बोल देते हैं, एक ही बात है। Hence, it is also known as point elasticity method. उसके नीचे लिखो elasticity at any point on downward sloping demand curve, elasticity at any point on a downward sloping demand curve, elasticity at any point on a downward sloping demand curve can be calculated as
उसके नीचे लिख लो ईपी इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। फिर ये डिमांड कर्व बना लो। ये जो बी पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है, ये तुम्हें भी पता लग रहा होगा, जरूरी नहीं है कि ए सी का मिड पॉइंट ही लो, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही ले लिया। ए और सी के बीच का कोई भी पॉइंट हो, डिमांड हमेशा रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन 1 ही आएगी, मतलब, है ना? ये चीज तो सबको समझ आ गई होगी ना? बी पॉइंट ए या सी में मैं कहीं पर भी ले लूं, डिमांड हमेशा ही क्या आएगी मेरी, ग्रेटर देन 1 ही आएगी, बिकॉज बीई जो है वो हमेशा ही ए बी से बड़ा होगा, चाहे बी इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो या इतना हो, वो हमेशा ही ए बी से तो बड़ा ही होगा, राइट? राइट? यस सर। ठीक है, सो ये डायग्राम बना लो। ये क्या लिखा है आपने, ए के साथ टीपी आगे क्या है? ये ईपी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी का साइन है। थोड़ा बड़ा लिख लिया करो। क्या है ये, अजीब सा साइन बन जाता है मेरे से तो। वहां सही बना है। सही। सर वो साइड वाला भी लिखना है? हाँ, ये उसके नीचे लिख लो, ऐसे ही बॉक्स ही बना के लिख लो, पॉइंट्स, उसके आगे ये, एंड उसके आगे लिख लो डिग्री, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, वो तुमको पता ही है। ये परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। सर इसमें डिमांड का मतलब जो स्लोप है डीडी नहीं लिखा हमने। इसमें जो स्लोप है उस पे डीडी नहीं लिखा। हाँ, डीडी एक्चुअली इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसको ए ही ले लिया, मतलब वो तो हम जनरली डिमांड कर्व को डीडी से लेबल करते हैं ना, बट यहाँ पर हमने ए ही से करा हुआ है, इस वजह से नहीं लिया। ओके। तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो डीडी ना होकर वो क्या है, डिमांड कर्व ए। अगर जो आप यहाँ पर जहाँ पे ये लिखने लगे हो ना, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो इन द अबव डायग्राम, elasticity at various points on a demand curve AE, elasticity at various points on demand curve AE is calculated as follows, is calculated as follows, and उसके बाद ये लिख सकते हो, ठीक है? सर ये प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी स्कूल पे ही डिपेंड करते हैं ना? एग्जैक्टली। और इसके बाद अपने नोट्स एक बार निकालना, तुम्हारे नोट्स का जो सेकंड पेज है, नोट्स का जो सेकंड पेज है, अब वही है, वैसे तुमने प्रिंट आउट नहीं निकाले हुए तो कुछ नहीं होता। सर आप पूरे एक चैप्टर के ना एक साथ भेज दिया करो। हाँ, अरे मैंने यार एक्चुअली मतलब मेरी आदत ही है कि ये ऐसे थोड़े थोड़े से बनाना, क्योंकि ना मेरे को कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ चेंजेस याद आते रहते हैं, चक्कर ये है। तो फिर मेरे को लगता है कि वो भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते ना, फिर क्यों निकाल लिया करो? फिर रोज प्रिंटर कनेक्ट करो, रोज कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्ट करो, रोज ओए होए, इतनी मेहनत करके इतना मुश्किल काम है क्या? ओह, चलो तुम वो देखो डायग्राम में, जो मैंने एक एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम बनाया हुआ है ना, वहाँ पे देखो मैंने सेकंड नंबर पेज पर होगा, एक्सपेंडिचर मेथड का एक डायग्राम बनाया हुआ होगा।
डिमांड कर्व। देखा जो लास्ट क्लास में नोट्स भेजे थे, यस सर। है ना? तो उसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे करके, टोटल एक्सपेंडिचर का, ऐसे 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 करके बना हुआ होगा, राइट? यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। देखा सबने ये डायग्राम? हाँ सर। तो देखो जब प्राइस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है ना? प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है इतने पार्ट में, राइट? प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। दिख रहा है ये सबको? मतलब समझ आ रही है ये चीज सबको कि इतने पार्ट के अंदर प्राइस भी बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है? यस और नो? यस सर। है ना? तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में है। तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर क्या? इनइलास्टिक होगी, राइट? ये वाला जो इतना पार्ट है यहाँ तक का, इतने पार्ट के अंदर प्राइस बढ़ भी रहा है बट इलास्टिसिटी, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो ये क्या होगी? यूनिटरी, राइट? एंड इसके बाद प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो ये क्या होगी? इलास्टिक। इलास्टिक। तो ये एक डायग्राम के अंदर आपको तीनों चीजें दिख जाती हैं। तो अच्छा लगता है मेरे को ये डायग्राम, इस वजह से मैंने दिया, इससे समझ आ जाता है एक्चुअली। हाँ, बनाना है अभी नोट्स में। वो मर्जी है, या फिर नहीं रहने दो, बना हुआ है ना, ये रहने दो, कुछ नहीं होता, राइट? इट्स जस्ट दैट नोट के अंदर ना ये आगे वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ईपीपी लिख के छोड़ दिया, वो मिसप्रिंट हो गया आगे वाला पार्ट। ठीक है, तो समझ आ गई आज की क्लास? यस सर। राइट? सो हमने एक्सपेंडिचर मेथड करा जिसमें हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तीन तरह से डिग्रीज उसमें निकलती हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो हमारा क्या होगा प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है इवन विद चेंज इन प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी होती है यूनिटरी। एंड अगर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इलास्टिसिटी होती है इलास्टिक। एंड ज्योमेट्रिक मेथड का हमारा मेन क्या था कि भाई टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, और कौन से डिमांड कर्व में? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में। कैसे निकालते हैं? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट बाय टेकिंग एनी पॉइंट ऑन दैट डिमांड कर्व। ऑल राइट, सो चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं, इलास्टिसिटी का भी पार्ट बचा हुआ है, थियरी का पार्ट बचा है। हाँ, अगली क्लास थोड़ी सी बोरिंग होगी, ठीक है? तो कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग बनाने की। सो ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो? तो एकदम थक चुके हैं अब आवाजें ये, तो बाय बाय। बाय अर्पिता, बाय विधि, बाय तान्या, बाय सर। बाय हर्षित, बाय बाय सर। उत्कर्ष, बाय दीक्षा, बाय विधि। बाय सर।